हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 25, जिसमें हम पढ़ेंगे एवीएल ट्री के बारे में। एवीएल ट्री पढ़ने से पहले आपको बाइनरी सर्च ट्री आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री का ही एक स्पेशल केस है। तो यदि आपको बाइनरी सर्च ट्री नहीं आता है तो आप इसके पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें बाइनरी सर्च ट्री को एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बाइनरी सर्च ट्री मालूम है। एक ऐसा ट्री जिसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है। एक तो वो बाइनरी ट्री होता है, यानी किसी भी नोड के दो से ज़्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। दूसरा, हमेशा लेफ्ट सब ट्री में छोटी वैल्यूज़ होंगी और राइट सब ट्री में बड़ी वैल्यू होंगी एज कंपेयर टू वैल्यू स्टोर्ड इन अ नोड। यदि नोड में जो वैल्यू रखी हुई है उससे छोटी वैल्यूज़ लेफ्ट साइड में आएंगी और बड़ी वैल्यूज़ राइट साइड में आएंगी। अब ये ट्री बनता कैसे और ये ट्री कहाँ बनता है? तो ये हमारे प्रोग्राम में हम बनाते हैं। तो रैम में हमारा प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है, वहाँ पर ये ट्री बनता है और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम डेटा इस ट्री के अंदर स्टोर करेंगे। तो ट्री में डेटा स्टोर करना एक बेसिक ऑपरेशन है। तो अगर मुझे एक एक करके वैल्यूज़ मिलती जा रही हैं और मैं ट्री में स्टोर करता जा रहा हूँ, तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या प्रॉब्लम आती है उसको समझिए। अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री का फ़ायदा क्या है? बाइनरी सर्च ट्री का फ़ायदा है, उसके नाम में छुपा हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री, यानी सर्चिंग जिसमें बहुत एफिशिएंट होती है। अगर ट्री एक खास ऑर्डर में बना होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक सैम्पल ट्री बनाता हूँ। मान लीजिए एक वैल्यू है 50, ठीक है। तो ये एक नोड है, इसके लेफ्ट में हमेशा छोटी वैल्यूज़ आएंगी जैसे 40, राइट में हमेशा बड़ी वैल्यूज़ आएंगी जैसे 60, ठीक है। अब 40 के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू आएगी? 40 से कोई भी छोटी वैल्यू जैसे 30। 40 से बड़ी वैल्यू लेकिन 50 से छोटी कहाँ आएंगी? 40 के राइट में, ठीक। इसी तरीके से 60 के लेफ्ट में क्या वैल्यू होगी? जो 50 से बड़ी हो लेकिन 60 से छोटी हो, जैसे कि 55। 60 के राइट में कौन सी वैल्यू होगी? जो 60 से बड़ी हो, जैसे कि 70। तो आप देख सकते हैं कि एक बाइनरी ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री में जब वैल्यू स्टोर होती हैं तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है कि बड़ी वैल्यूज़ नोड के राइट साइड में जाती है और छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में जाती है, और ये बात हर नोड के लिए लागू होती है। तो जब हमें सर्चिंग करनी होती है बाइनरी सर्च ट्री में, मान लीजिए मुझे वैल्यू सर्च करनी है 45 और सबसे पहले मैं कंपैरिजन करता हूँ रूट नोड से। तो रूट नोड में वैल्यू रखी है 50 विच इज़ नॉट 45, तो मुझे वैल्यू नहीं मिली। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं लेफ्ट सब ट्री में जाऊँ या राइट सब ट्री में जाऊँ। क्योंकि मैं 45 को सर्च कर रहा हूँ, 45 50 से छोटा होता है, इसीलिए मैं लेफ्ट सब ट्री में जाऊँगा। तो मुझे राइट वाली वैल्यू से कभी कंपैरिजन नहीं कराना पड़ेगा। तो मैंने आधी वैल्यूज़ को तो इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ 40 के साथ कंपैरिजन होता है 45 का, क्योंकि ये भी वो वैल्यू नहीं है। तो अब मुझे या तो 40 के लेफ्ट में जाना है या राइट में। कहाँ जाना है? राइट में जाना है, क्योंकि 45 40 से बड़ा है। तो आप इस तरीके से देखते हैं कि हर नोड से जब वो कंपैरिजन होता है जिस आइटम को मुझे सर्च करना है, तो मुझे या तो वो डेटा मिल जाता है उसी नोड पर, और नहीं मिलता है तो मैं उसके लेफ्ट या राइट किसी एक साइड जाता हूँ। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जितने लेवल्स होंगे ट्री में, यहाँ कितने लेवल हैं? तो यहाँ पर ये एक लेवल है, ठीक है, ये दूसरा लेवल है और ये तीसरा लेवल है। 3 लेवल्स हैं। तो मैक्सिमम मुझे 3 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। अगर वो एलिमेंट उस ट्री में नहीं भी है तो 3 से ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करने पड़ेंगे। यानी ट्री की जितनी हाइट है, ट्री की, मान लीजिए एक ट्री में 1000 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 1000 वैल्यूज़ रखी हैं, पर उसकी हाइट क्या है? हाइट है 10, क्योंकि ठीक है 10 हाइट है तो इतनी वैल्यूज़ हम रख सकते हैं। तो मुझे 10 से ज़्यादा कंपैरिजंस कभी करने ही नहीं पड़ेंगे, इसलिए सर्चिंग बहुत एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, सर्चिंग करना इसमें बहुत एफिशिएंट हो जाता है। सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O log n बेस 2, ठीक है। ये सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर।
लेकिन एक सिचुएशन आप ये भी सोचिए कि ट्री में नोड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सिमेट्रिक नहीं बना है ट्री, तो हो सकता है कि आपके ट्री में नोड कम हो पर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो। अगर ऐसा हुआ तो जो बाइनरी सर्च ट्री में हमें सर्चिंग का फ़ायदा मिलता है, सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होने का फ़ायदा मिलता है, ये नहीं मिल पाएगा। इस बात को और बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। मैं क्या करता हूँ, कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करता हूँ और ट्री बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट करते हैं 50, तो ये 50 वैल्यू इंसर्ट होगी। फिर मान लीजिए एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है 40, तो 40 कहाँ इंसर्ट होगा, लेफ्ट में कि राइट में? ऑब्वियसली लेफ्ट में, तो ये 40 मैंने इंसर्ट कर दिया। अच्छा, अगर मुझे एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है 30, तो अब मेरी मजबूरी है कि मैं उसे 40 के लेफ्ट में ही इंसर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मान लीजिए एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है दैट इज़ 20, तो मजबूरी है उसे 30 के लेफ्ट में ही इंसर्ट करना पड़ेगा। एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है दैट इज़ 10, तो उसके लेफ्ट में ही जाएगा। इस तरीके से ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि मैं बाय चांस ऐसी वैल्यूज़ इंसर्ट होती जा रही हैं ट्री में कि वो ट्री बैलेंस नहीं रह पाता, सिमेट्रिक नहीं रह पाता, और एक ही तरफ वैल्यूज़ जुड़ती जाती हैं, जिससे कि वैल्यूज़ तो इसमें 5 ही हैं लेकिन इसकी हाइट भी 5 है, यानी इसमें 5 लेवल्स आ रहे हैं। तो अगर इसमें हम सर्चिंग करेंगे तो ये लीनियर सर्च जैसा हो जाएगा, इसमें 5 कंपैरिजंस मैक्सिमम करने पड़ जाएंगे, यानी 5 वैल्यू के लिए 5 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n) हो जाएगी, और ये वर्स्ट है। इसको बोलते हैं डेटा सिमेट्रिक नहीं है। ट्री में सिमेट्रिक तब होता है जब दोनों तरफ बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट होता डेटा, पर दोनों तरफ बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का अपोजिट होता है स्क्यूड, तो हम बोलते हैं सिमेट्री का अपोजिट है स्क्यूनेस, तो स्क्यूड हो गया है डेटा। सिमेट्री का अपोजिट स्क्यूड हो गया, एक तरफ आ गया है, चाहे वो लेफ्ट में आ जाए चाहे वो राइट में आ जाए, एक तरफ पूरा का पूरा डेटा आ गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज कम है ट्री में लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये लीनियर सर्च की तरह परफॉर्म करेगा। तो बाइनरी सर्च ट्री का जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए एक तरीका ये है कि हम सुनिश्चित करें कि जब भी कोई वैल्यू इस ट्री में इंसर्ट हो रही होती है तो ये ट्री बैलेंस बना रहे, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं AVL। तो देयर इज अ नीड टू मेंटेन द बाइनरी सर्च ट्री टू बी ऑफ बैलेंस हाइट, यानी उसकी हाइट बैलेंस रहे, उसके लिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए, स्क्यूड नहीं होना चाहिए, जिससे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n का हमें फ़ायदा मिले वर्स्ट केस में भी, मतलब कैसा भी डेटा दिया हो O log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिले। तो सर्चिंग को और एफिशिएंट बनाने के लिए हम ट्री को बैलेंस रखना चाहेंगे, बना रहे बाइनरी सर्च ट्री लेकिन उसको बैलेंस रखना सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको AVL ट्री बोलते हैं, यदि वो बैलेंस्ड है तो। यदि वो बैलेंस नहीं है तो बाइनरी सर्च ट्री ज़रूर है पर वो AVL ट्री नहीं कहलाएगा। तो ये जो AVL ट्री का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था एडल्सन, वेल्स्की एंड लैंडस ने। अब AVL ट्री क्या है इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एन एम्प्टी बाइनरी ट्री इज एन AVL ट्री। ये सिर्फ एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर एम्प्टी बाइनरी ट्री है तो वो भी एक AVL ट्री है, क्योंकि उसमें तो हाइट 0 है। लेकिन मेन बात तो अब स्टार्ट होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री, टी को मैं ट्री बोल रहा हूं, इज एन AVL ट्री इफ एंड ओनली इफ given left subtree and right subtree of tree and height of left subtree and height of right subtree to be the heights of the subtrees left subtree and right subtree respectively. TL and TR are AVL trees, और ये भी मान रहे हैं कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री AVL ट्री है। तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री ये -1 से 1 की रेंज में होना चाहिए। अब देखिए इस बात को हम समझते हैं।
जैसे एक मैं नया एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि एक ट्री हम बना रहे हैं और ये नॉन एम्प्टी है, पहली वैल्यू है 50। तो ये ट्री की हाइट क्या है? 1। इसके लेफ्ट, ये ट्री टी है, ठीक है, तो टी ट्री की हाइट क्या है? 1 है। लेकिन इसके लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट में कोई नहीं है, राइट में कोई नहीं है, तो लेफ्ट सब ट्री में एक भी नोड नहीं है। तो क्या हो गया? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 0, हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 0। दोनों का डिफरेंस, लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट, दोनों का डिफरेंस, ये कहलाता है बैलेंस फैक्टर। ये जो बैलेंस फैक्टर है ना, इसकी वैल्यू -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर इनमें से कुछ है तो वो एवीएल ट्री है। अब बैलेंस फैक्टर क्या होता है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री क्या होगा? जो इसके लेफ्ट में जुड़ेगा। तो लेफ्ट में जितना भी ट्री है उसकी क्या हाइट है? उसकी हाइट मान लीजिए आ रही है 3। इसी तरीके से राइट में कुछ सब ट्री है, ठीक, और इसकी हाइट आ रही है 2, ठीक है, h इक्वल्स टू 2। तो हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ये माइनस किया। अब माइनस करने से वैल्यू क्या आती है? यहाँ पे 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या आया? 1। तो 1 क्या है? बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर किसका? 50 का। तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 1, ठीक है। तो बैलेंस फैक्टर का मतलब हुआ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ये डिफरेंस अगर -1, 1 या 0 इन तीनों में से कुछ आता है तो वो एवीएल ट्री है, वरना नहीं है। तो अभी 50 के लेफ्ट में, अच्छा हाइट की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट सब ट्री की हाइट, ये पूरा जो लेफ्ट सब ट्री है ना, ये TL से डिनोट हो रहा है, और ये पूरा राइट सब ट्री है, इसको TR से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी इनकी हाइट का डिफरेंस है वो अगर -1, 0 या 1 रहता है तो ये एवीएल ट्री। अच्छा, ये TL जो है अपने आप में सब ट्री, हम मान के चल रहे हैं ये खुद एक एवीएल ट्री है, मतलब इसमें भी यही प्रॉपर्टी रिकर्सिवली अप्लाई हो जाएगी। राइट सब ट्री, ये भी अपने आप में एवीएल ट्री है, यानी हर नोड का जो बैलेंस फैक्टर होगा वो इस रेंज में ही होगा। तो ऐसा ट्री हम कहते हैं एवीएल ट्री, जिसमें हर नोड का बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बैलेंस फैक्टर हमको समझ में आया। जब हम सर्चिंग करते हैं एवीएल ट्री में तो वो वैसे ही करते हैं जैसे बाइनरी सर्च ट्री में करते हैं, क्योंकि ये है तो बाइनरी सर्च ट्री, बस हम इसकी गारंटी कर रहे हैं कि ये बैलेंस्ड हाइट का होगा। अब ऑब्वियस ही बात है कि जब हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो वो बैलेंस हाइट डिस्टर्ब भी हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है, इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक वैल्यू है 50 इंसर्ट हुई। अभी इसका बैलेंस फैक्टर कितना है? इसका बैलेंस फैक्टर है 0, ठीक है, 0। अच्छा, अब मुझे एक वैल्यू इसमें इंसर्ट करनी है, दैट इज 40। तो क्या हुआ? एक वैल्यू 40 इसके लेफ्ट में जाएगी। अब जैसी कोई नई वैल्यू इंसर्ट होती है ट्री में तो सभी के बैलेंस फैक्टर हमें दोबारा से इवैल्यूएट करने पड़ते हैं। तो हमने बैलेंस फैक्टर देखा 40 का, तो इसका लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं, राइट सब ट्री है ही नहीं, तो दोनों की हाइट 0, 0 - 0, तो बैलेंस फैक्टर ऑफ 40 इज 0। बैलेंस फैक्टर ऑफ 50 देखें, इसके लेफ्ट में जो सब ट्री है उसकी हाइट है 1, क्योंकि उसमें एक नोड तो है। राइट सब ट्री है ही नहीं तो उसकी हाइट है 0, तो 1 - 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब इसकी जो हाइट आ गई, इसके जो बैलेंस फैक्टर आ गया वो 1 आ गया। अब मान लीजिए मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, दैट इज 60। तो 60 कहाँ जुड़ेगा? तो 60 जुड़ेगा 50 के राइट में। अच्छा, जब कोई नोड में जोड़ता हूँ तो
बैलेंस फैक्टर सिर्फ उसका और उसके एंसेस्टर्स का ही हमें चेक करना होगा, बाकी का डिस्टर्ब नहीं होगा। तो बैलेंस फैक्टर 60 का तो 0 रहेगा क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है। 40 का बैलेंस फैक्टर हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, वो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं होगा क्योंकि वो 60 का एंसेस्टर नहीं है। 50 का बैलेंस फैक्टर ज़रूर चेंज हो सकता है क्योंकि 60 का वो पेरेंट है, एंसेस्टर है। अब देखिए 50 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है, राइट सब ट्री की हाइट वो भी 1 है, तो 1 - 1 0 होता है। तो इसका बैलेंस फैक्टर फिर से चेंज होके कितना हो गया, 0। ओके, ठीक है, ये 0 लिखा है। अब मान लीजिए एक और वैल्यू मैं इंसर्ट करता हूँ, दैट इज, अभी तक ये एवीएल ट्री है क्योंकि किसी का भी बैलेंस फैक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, लेट्स से 30। तो 30 कहाँ जुड़ेगा, 30 जुड़ेगा 40 के लेफ्ट में। फिर से बैलेंस फैक्टर देखिए, केवल 30 और उसके एंसेस्टर्स का देखिए। तो बैलेंस फैक्टर ऑफ 30 तो 0 है क्योंकि इसका कोई लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है। बैलेंस फैक्टर ऑफ 40 ज़रूर चेंज होगा क्योंकि इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है और राइट सब ट्री की हाइट 0 है, तो इसका बैलेंस फैक्टर चेंज होके हो गया 1। अच्छा, अब 40 का एंसेस्टर देखिए कौन है, 50। 50 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 50 का बैलेंस फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। इसके लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, लेफ्ट सब ट्री की हाइट हो जाएगी 2 क्योंकि इसमें एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, तो 2 लेवल हो गए, तो इसकी हाइट है 2। और राइट सब ट्री की हाइट 1 है, तो 2 - 1 इज़ 1, तो 50 का जो बैलेंस फैक्टर हो गया दैट इज़ 1। ठीक है, अब मान लीजिए एक और वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं, और अब की बार ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस बार जो वैल्यू मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ वो वैल्यू है 20। अब 20 कहाँ जुड़ रहा है, 20 जुड़ रहा है 30 के लेफ्ट में। आप देख सकते हैं कि 20 और 20 के सारे एंसेस्टर्स का मुझे बैलेंस फैक्टर चेक करना होगा, तो 20 का ना कोई लेफ्ट है ना कोई राइट है, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0। अब 30 का बैलेंस फैक्टर रीएवेल्युएट करिए, तो 30 के लेफ्ट में हाइट है 1, 30 के राइट में हाइट है 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर चेंज होके हो जाएगा 1। 1 - 0 इज़ 1। ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर हो गया 1। 40 का बैलेंस फैक्टर देखिए, 40 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 2 और राइट सब ट्री की हाइट है 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर भी चेंज होगा, 2 - 0 इज़ 2। आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये बैलेंस फैक्टर रेंज में नहीं है, मतलब ना तो ये -1 है, ना ये 0 है, ना ये 1 है। एक बार 50 का और देख लीजिए, 50 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 3, राइट सब ट्री की हाइट है, हाइट आप देखेंगे तो लेवल्स देखिएगा, नंबर ऑफ नोड्स नहीं देखिएगा। तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 3 और राइट सब ट्री की हाइट है 1, तो 3 - 1 इज 2। तो यस, अगेन इसका बैलेंस फैक्टर भी चेंज होकर 2 हो गया। तो जैसे ही 20 इंसर्ट हुआ, ये एवीएल ट्री नहीं रह गया क्योंकि इसमें बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो गए हैं, रेंज में नहीं है। ऐसे केस में हमें अगली वैल्यू इंसर्ट करने से पहले इसको बैलेंस बनाना होगा, जिसके लिए मैं अप्लाई करूंगा एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो इम्बैलेंस हो गया है ट्री में उसको वापस से बैलेंस करेंगे और उसे एवीएल ट्री बनाएंगे। इसके लिए कुछ तरीके हैं, उनको हम बोलते हैं रोटेशंस। तो जब भी हम इंसर्शन करेंगे, हर बार हम बैलेंस फैक्टर को रीएवैल्यूएट करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि वो अभी एवीएल ट्री है या नहीं है। हो सकता है किसी इंसर्शन से, जैसे अभी एग्जांपल में देखा 20 के इंसर्शन से, ये ट्री के कुछ नोड्स जिनका बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब होके रेंज से बाहर चला गया है, वैलिड रेंज -1 से 1 है, इस रेंज से बाहर चला गया है, तो फिर ये ट्री अब एवीएल ट्री नहीं है। तो पहले हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करें जिसका नाम है रोटेशन, जो क्या करेगा, इस ट्री में थोड़े से नोड्स की शफलिंग करेगा, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको ट्री बैलेंस हाइट का मिल जाएगा, यानी बैलेंस फैक्टर किसी भी नोड का रेंज के बाहर नहीं होगा। इसके बाद ही हम अगली वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये रोटेशंस कैसे अप्लाई होता है ये हम अपने अगले वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आपको ये एवीएल का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करिए। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं अपने वीडियोस में और बेहतर करने का प्रयास करता हूँ।
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ डाउट्स आ रहे हों, तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उनका रिप्लाई देने की। यदि आपको लगता है कि इस तरह के जैसे ही कोई नए वीडियो मैं अपलोड करूं इस चैनल पे आपको उसकी जानकारी मिल जाए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के जस्ट नीचे है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने ये वीडियो देखा, आपको बहुत आसानी से समझ में आया, आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन उन तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिए। आपके शेयर करने से ये वीडियो कई लोगों तक पहुंचता है और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह के वीडियोस की खासी ज़रूरत है। तो आप शेयर करके उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे बाकी के चैनल्स देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए www.mysirji.com। ये वेबसाइट आपके लिए इसलिए यूज़फुल होगी क्योंकि इसमें मेरे सभी यूट्यूब चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें मैं C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, PHP, DBMS जैसे सब्जेक्ट्स कवर कर रहा हूँ। हर चैनल में कौन कौन से वीडियोस रखें ये भी इस साइट पे मिल जाएंगे, उनके प्रॉपर लिंक मिल जाएंगे। एक अरेंज फॉर्म में आपको सारे टॉपिक वाइज वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी इस साइट पे मिल जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इस साइट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।